ओके, नेक्स्ट स्टोरेज ऑप्शन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है SQLite डेटाबेस। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके जो SQL के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बिकॉज मैं इस लेक्चर में आपको SQL डेटाबेस के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूरीज क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए डेटाबेस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए SQL डेटाबेस की क्यूरीज कौन सी हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, वेयर क्लॉज क्या होती है, डिलीट कैसे किया जाता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं SQL के अंदर जिनका पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। जब आपको उन चीजों का पता होगा तभी आप इस टॉपिक को समझ सकोगे, ठीक हो गया। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि SQLite डेटाबेस को हम एंड्रॉयड में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी उसकी एक इंट्रोडक्शन है कि ये है क्या, ठीक है। तो SQLite डेटाबेस को आप कब यूज करोगे, जब आपका जो डाटा है वो आपको पता है रिलेशनल है, यानी कि किसी टेबल्स एंड रोज की फॉर्म में आपने उसको अरेंज करना है, तब आप SQLite डेटाबेस को यूज करोगे। यानी कि जो आप डाटा स्टोर करने जा रहे हो वो रिलेशनल तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, आपने किसी कोर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, आपने किसी की जो रजिस्ट्रेशन है, कोर्स रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। अब ये सारी चीजें क्या है, ये रिलेशनल है। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स है आपके पास, कोर्स में बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी तरफ आपके पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब स्टूडेंट और कोर्स आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट जो है वो कोर्स को रजिस्टर करता है, और जो कोर्स है वो रजिस्टर होता है किसी स्टूडेंट से, किसी स्टूडेंट पे। तो ये रिलेशंस बनती हैं। अगर इस तरह का डाटा आपने स्टोर करना है देन आपको SQLite डेटाबेस की जरूरत है। अगर ऐसा डाटा नहीं है तो फिर आप दूसरी कोई भी ऑप्शन को फाइल यूज कर लो, कोई शेयर प्रेफरेंस यूज कर लो। तो SQLite डेटाबेस आपने तब यूज करना है जब आपका डाटा किसी स्पेसिफाइड रिलेशनल फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब SQL जो है, SQLite डेटाबेस है, इसमें तकरीबन SQL 92 जो कि एक क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है, वही स्टैंडर्ड SQLite डेटाबेस फॉलो करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डेटाबेस होती है, ये डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे एंड्रॉयड के अंदर, ये आपकी एप्लीकेशन की किसी भी क्लास में, यानी आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो तमाम क्लासेस इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन कोई दूसरी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन की इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो SQLite डेटाबेस होती है ये कहाँ पे स्टोर होती है, ये इंटरनल स्टोरेज पे स्टोर होती है। और इंटरनल स्टोरेज जो है, मैंने आपको बताया था, ऐप स्पेसिफिक इंटरनल स्टोरेज, वो सिक्योर होती है, वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के लिए होती है, कोई दूसरी एप्लीकेशन उसको एक्सेस नहीं कर सकती। और अगर आप एंड्रॉयड वर्जन 10 से अबव यूज कर रहे हो तो फिर ये इनक्रिप्टेड भी होगी, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं एक एक करके कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, जितनी चीजें बताऊंगा, उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑप्शनल हैं, वो आप यूज कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं भी करना तो भी ठीक है। उसी में से एक है ये जो स्कीमा की क्लास है, ठीक है। अब ये स्कीमा क्या चीज है, स्कीमा क्या करता है, स्कीमा डिफाइन करता है आपके डेटाबेस को, कि आपकी डेटाबेस क्या है, आपकी डेटाबेस के टेबल का नाम क्या है, आपकी डेटाबेस के अंदर कॉलम्स कौन कौन से, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम जो एक ऑप्शनल है, अब अगेन मैं कह रहा हूं कि ये ऑप्शनल चीज है, लेकिन हम जो अपनी एग्जाम्पल अभी आगे करेंगे उस एग्जाम्पल में मैंने इसी तरह से काम किया हुआ है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्कीमा डिफाइन करना है, और स्कीमा डिफाइन करने के लिए एक क्लास मैंने बनाई है। अब जैसे नीचे अगर आप देखो कोड में, तो यहाँ पे एक फीड रीडर कॉन्ट्रैक्ट के नाम की एक क्लास है, और इसके अंदर अगर आप
अंदर इसके स्टैटिक क्लास को देखो तो उसके अंदर कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें टेबल का नाम है, कॉलम के नेम्स हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो टेबल का नाम एंट्री है, कॉलम के नाम टाइटल और सब टाइटल है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये क्या है, ये स्कीमा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है एसक्यूएल हेल्पर के थ्रू। ठीक है, अब डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, अब डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या है, होता है कि हम डेटाबेस तो हमारे पास बन जाती है किसी स्पेसिफिक नेम से, उसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, अब टेबल्स की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जाहिर है क्यूरीज होनी चाहिए। अब ये जो क्यूरीज है इनको कैसे रन करते हैं ये तो आगे देखते हैं, लेकिन क्यूरी बनाते कैसे हैं। अब जैसे यहाँ नीचे अगर आप देखो तो ये कुछ टिपिकल स्टेटमेंट्स हैं क्रिएट टेबल की एंड ड्रॉप टेबल की। क्रिएट टेबल क्या करता है, कोई स्पेसिफाइड टेबल को क्रिएट करता है जिसके अंदर टेबल का नाम होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी टाइप्स होंगी। ठीक है, और ड्रॉप टेबल क्या करता है, जो भी टेबल आपने अगर जो बनाया हुआ है पहले से, उसको अगर आपने खत्म करना हो टेबल को तो ड्रॉप टेबल के थ्रू करते हैं। तो ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, ये जो आपके सामने नजर आ रही है एग्जांपल में। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर हमने इस एसक्यूएल को की एक स्ट्रिंग बनाई है ताकि हम बाद में इस क्यूरी को रन कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर की जो क्लास है वो उसमें बहुत सारी एपीआईज के सेट मौजूद है जिसके थ्रू आप अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। तो हम भी एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर की क्लास को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्लास क्या होती है, ये आपको हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, आपकी डेटाबेस का रेफरेंस गेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आपकी डेटाबेस का राइटेबल रेफरेंस गेट करने में हेल्प करेगी, रीडेबल रेफरेंस गेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगी, मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज को अप्लाई करने में हेल्प करेगी। तो एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर की क्लास है जो हम यूज करेंगे फॉर मैनेजमेंट ऑफ आवर डेटाबेस। ठीक है, अब किस तरह से ये क्लास बनाई जाती है ये आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको डेमो एप्लीकेशन बताऊंगा, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब आपके पास ओपन हेल्पर की क्लास आपने बना ली, तब फिर आपने क्या करना है, आपने जाहिर सी बात है उसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका एक इंस्टांस या उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई भी उसके ऊपर आपने फंक्शन करना है, अब जैसे नीचे जो एग्जांपल नजर आ रही है इसमें हम कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे अपनी डेटाबेस के ऊपर। तो सब डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें राइटेबल डेटाबेस का रेफरेंस चाहिए। ठीक है, यानी हम कुछ राइट करना चाहते हैं तो मेथड होता है जो है एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर का गेट राइटेबल डेटाबेस। ठीक है, उसका हम रेफरेंस गेट किया हमने और उसका मेथड को कॉल किया, हमारे पास जो डेटाबेस है उसका रेफरेंस एसक्यूएलआइट डेटाबेस के अंदर आ गया। ठीक है, अब एसक्यूएलआइट डेटाबेस की एक क्लास है, एंड्रॉइड की क्लास है, उसके अंदर हमारे पास किसका रेफरेंस आ गया, जो डेटाबेस हमने यूज करना है, जो डेटाबेस हमने बनाया है उसका रेफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक, अब ये पहला काम है, सबसे पहला ये दूसरा काम है। पहला काम क्या है, आपने अपनी जो एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने राइटेबल डेटाबेस का रेफरेंस जो है वो एसक्यूएलआइट डेटाबेस पे सेव करना है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोड आपको नीचे नजर आ रहा है ये इंसर्ट के लिए है। तो इंसर्ट के लिए भी सबसे पहले तो हमने अपने कॉलम्स और उसके डाटा को प्रिपेयर करना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम कंटेंट वैल्यूज की क्लास को यूज कर रहे हैं। कंटेंट वैल्यू की क्लास क्या करती है, की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, अब अगर आप देखो इसमें लिखा है वैल्यूज डॉट पुट, ठीक है, फीड एंट्री डॉट कॉलम नेम टाइटल। अब कॉलम नेम क्या है, ये की है, और डाटा क्या है, टाइटल, जो कि कोई ऊपर स्ट्रिंग वैल्यू होगी। इसी तरह से दो वैल्यूज हमने पुट की हैं, टाइटल और सब टाइटल।
की वैल्यू पेयर के अंदर। तो कंटेंट वैल्यू हमारे पास एक ऐसा जो है वो डाटा स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर्ड है। अब हमने इन की वैल्यू पेयर को किसी टेबल में, ये जो हमने कंटेंट वैल्यूज बनाई है इसको टेबल में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट का मेथड कॉल करेंगे जो db.insert। इंसर्ट का मेथड किसका मेथड है? SQLite डेटाबेस का मेथड है। इंसर्ट का मेथड कॉल किया, टेबल नेम पहले बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। और जो वैल्यूज हमने कंटेंट वैल्यूज जो हमने जो ऊपर बनाया है उसी का रेफरेंस हम इसमें दे देंगे। ये क्या करेगा, उस टेबल के अंदर, ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज आपने बनाई थी उसको इंसर्ट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अगर आपने अपने डेटाबेस में से किसी स्पेसिफिक एंट्री को या स्पेसिफाइड एंट्रीज को सर्च करके लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए क्यूरी का मेथड है, डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस की क्लास का क्यूरी का मेथड है जो हम यूज करते हैं। अब इस क्यूरी को मेथड को यूज करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बताना पड़ता है और हमें डिजायर्ड कॉलम्स बताने होते हैं, ठीक है। अब इस मेथड में सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हमने किस तरह से कौन सा डाटा हमें चाहिए, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और वो जो डाटा है उसके कौन से कॉलम्स हमें चाहिए उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, वो हमें बतानी होती है। जब ये दोनों काम हम कर देते हैं तो ये मेथड क्या रिटर्न करता है, ये मेथड कर्सर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। बेसिकली कर्सर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर जो भी क्यूरी के रिजल्ट में जितने भी हमारे पास रोज आई होंगी डाटा की, वो तमाम जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होती हैं कर्सर में, कर्सर के ऑब्जेक्ट में। और फिर हम उन डेटाबेस वो जो हमारे पास क्यूरी के रिजल्ट में जो आया होता है डाटा स्ट्रक्चर, उसको हम आइटरेट करवा के वो जितना भी डाटा उसके अंदर होता है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोड है, ठीक है। इसको मैं मजीद डिटेल में जब एग्जांपल करेंगे वो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब दो मेथड्स हमने देख लिए, तो दो मेथड्स कौन कौन से थे, एक इंसर्ट का और एक क्यूरी का। अब हम देखते हैं डिलीट का। डिलीट का मेथड क्या है कि कोई स्पेसिफिक रो अगर आपने अपनी डेटाबेस में से डिलीट करनी है तो उसके लिए डिलीट का मेथड है, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें सिलेक्शन सबसे पहले तो करनी होती है कि कौन सी रो है जो आपने डिलीट करनी है, उसके लिए हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया करना होता है और हमें किस टेबल में से वो करनी है, टेबल का नाम चाहिए होता है। तो डिलीट का मेथड कॉल करेंगे, उसके अंदर हम सिलेक्शन बताएंगे, सिलेक्शन के आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे, और उसके बाद वो रो अगर वहां पे मौजूद हुई आपके टेबल के अंदर तो डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपडेट। अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्पेसिफिक रो आपके टेबल के अंदर है उसके डाटा को अपडेट करो, तो उसके लिए आप जो मेथड है वो अपडेट का मेथड है। और इसमें भी हम सबसे पहले तो सिलेक्शन बताएंगे कि कौन सी डाटा को कौन सी रो को हमने देखना है, और फिर उसके अंदर हम बताएंगे कि उस रो के अंदर कौन से डाटा को हमने अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप अपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुको, रीडिंग के, राइटिंग के, तो उसके बाद जरूरी है कि हम अपनी एसक्यूएल डेटाबेस को क्लोज करें। और ये जो एसक्यूएल डेटाबेस के क्लोज का जो मेथड है, ठीक है, ओपन हेल्पर की क्लास के अंदर क्लोज का मेथड है, उसको हम कॉल करेंगे। और ये मेथड मोस्टली जो है वो ऑन डिस्ट्रॉय, जो कि एक्टिविटी की क्लास का मेथड है, ऑन डिस्ट्रॉय उसके अंदर कॉल किया जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और ताकि आपको मजीद समझ आ जाए कि ये एसक्यूएलाइट जो डेटाबेस है इसको कैसे यूज किया जाता है। ओके, अब एसक्यूएलाइट डेटाबेस की एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि इसमें है क्या। तो इस एप्लीकेशन में प्रोफाइल का डाटा मैंने स्टोर किया है, ठीक है, यानी कि एक टेबल ऐसा बनाया है जिसके अंदर किसी पर्सन की प्रोफाइल जो है उसका डाटा मैंने स्टोर करना है। तो आपके सामने यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास इसके अंदर 3 टेक्स्ट जो एडिट टेक्स्ट हैं, ईमेल, नेम, एड्रेस, एक मेरे पास यहाँ पे रेडियो बटन है, और यहाँ पे मेरे पास ये कुछ बटन्स मौजूद हैं, ठीक है। बटन कौन कौन से? ऐड, सर्च,
अपडेट, डिलीट, रीसेट। ठीक है, ऐड का बटन क्या करेगा, जो भी मैं इसके अंदर वैल्यूज दूंगा वो उस वैल्यू को जब मैं ऐड का बटन प्रेस करूंगा तो उन वैल्यूज को उठाएगा और डेटाबेस में के अंदर किसी टेबल के अंदर रो की फॉर्म में स्टोर करवा देगा। अगर मैं सर्च करूंगा तो मैं सिर्फ ईमेल यहाँ पे दूंगा तो उस ईमेल के अगेंस्ट जो भी डाटा अगर टेबल के अंदर मौजूद हुआ तो वो यहाँ पे मुझे सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर मैंने किसी रो को अपडेट करना है तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से सर्च करूंगा। ठीक है, सर्च करने के बाद जो डाटा आ जाएगा उसको मैं अपडेट करूंगा और अपडेट का बटन प्रेस कर दूंगा तो उससे सिर्फ वो रो, ठीक है, जिसकी ईमेल कोई जो मैंने जिससे सर्च किया है वो होगी, वो डाटा टेबल के अंदर अपडेट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने डिलीट करना है तो सबसे पहले तो मैं सर्च करूंगा, सर्च के बाद डाटा आ जाएगा, डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा तो वो टेबल के अंदर वो डाटा जिसकी ईमेल यहाँ पे मैंने सर्च की है वो मौजूद हुई, वो डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा डेटाबेस में से। और रीसेट क्या करता है, रीसेट इन तमाम वैल्यूज को अपनी डिफॉल्ट यानी कि जितनी भी वैल्यूज आपने एंटर की होंगी इनको जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि जो अभी आपको नजर आ रहा है इस पे ले आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब जैसे ईमेल है सबसे पहले, तो इसको इसमें मैं वैल्यू को एंटर करता हूं, लेट्स से abc@gmail.com। ठीक है, उसके बाद नेम मैं दे देता हूं abxzcv, लेट्स से ये नेम दे दिया। उसके बाद कोई एड्रेस दे देते हैं 123 GHG। ठीक है, उसके बाद इसमें हम वैल्यू को सिलेक्ट कर देते हैं, इसको अभी फिलहाल यही रहने देते हैं जो इस पे है। अब ये जो मैंने रिकॉर्ड एंटर किया है इसको जब मैं ऐड करूंगा तो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड एक ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा अब मैं इनको रीसेट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे abc@gmail.com, ठीक है, जो मैंने अभी एंटर किया आपके सामने रिकॉर्ड। अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो ये देखो जो डेटाबेस ऐड हुआ था टेबल की फॉर्म में, टेबल के अंदर जो ऐड हुआ था डाटा वो यहाँ पे मुझे नजर आ गया। इसका मतलब है कि मेरा ऐड का काम बटन भी काम कर रहा है और सर्च का बटन भी काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपडेट करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये abczcv ना हो बल्कि इसकी जगह हो जाए abchull। ठीक है, ठीक, और मैं इसके बाद इसको अपडेट करता हूं तो अब जो रिकॉर्ड मौजूद है ऑलरेडी डेटाबेस में वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया। चेक करते हैं कि अपडेट हुआ है कि नहीं, दोबारा रीसेट करते हैं abc@gmail.com, इसको मैं सर्च करवाता हूं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैंने क्योंकि अपडेट किया था तो अपडेटेड रिकॉर्ड मुझे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूं तो सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये रिकॉर्ड जो इस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट सारा प्रोफाइल स्टोर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है एक छोटा सा डेमो कि ये एप्लीकेशन वर्क कैसे कर रही। अब इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये ऐड, सर्च, अपडेट, डिलीट, इनके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, ओके, अब इस लॉजिक में जाते हैं कि लॉजिक क्या है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक स्कीमा की क्लास मैंने बनानी है। ठीक, तो स्कीमा क्या मैंने बनाया है, स्कीमा का क्लास का मैंने नाम रखा है प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसमें जो एक और इंटरनल क्लास बनाई है प्रोफाइल के नाम से। अब ये जो प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे पास स्कीमा की क्लास है। इसके अंदर ये जो आपके सामने है ये टेबल है। बेसिकली ये जो आपके सामने इनर क्लास है दैट रिप्रेजेंट्स अ टेबल इन योर डेटाबेस। ठीक हो गया, अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो टेबल का नाम मैंने बताया दैट इज प्रोफाइल। अब मेरे पास इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं।
एक कॉलम है ईमेल का, एक है नेम का, एक एड्रेस का और एक मैरिटल स्टेटस का। तो मैंने क्या किया है, ये जो मेरे पास इंटरनल क्लास है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेबल, टेबल का नाम और उसके कॉलम्स। ठीक, तो सबसे पहले ये मैंने स्कीमा बना लिया, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। उसके बाद मैंने प्रोफाइल डीबी हेल्पर की क्लास बनाई है। प्रोफाइल डीबी हेल्पर एक्सटेंड्स एसक्यूएललाइट ओपन हेल्पर। अब ये मैंने आपको कहा था, ये क्लास हमें क्या हेल्प करती है, ये क्लास हमारी हेल्प करती है डेटाबेस की क्रिएशन में, डेटाबेस के वर्जन मैनेजमेंट में, ठीक है, डेटाबेस को ओपन करने में ताकि हम उसको रीड कर सकें या राइट कर सकें, डेटाबेस को क्लोज करने में। यानी कि डेटाबेस जो आपकी होती है, जो आप बनाओगे, उसके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखो इस क्लास में हमने सबसे पहले तो क्या किया है, एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जो किस चीज के लिए स्ट्रिंग है, कि हम क्रिएट कर सकें किसी टेबल को। तो यहाँ पे इसमें है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हम देंगे। अब ये क्यूरी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये क्रिएट टेबल की क्यूरी है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, जो आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज है। एसक्यूएल लैंग्वेज हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने नजर आ रही है, दिस इज अ क्यूरी ऑफ एसक्यूएल क्यूरी, जिसके अंदर हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया, एक स्ट्रिंग बनाई। अब ये स्ट्रिंग जो है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्यूरी है डिलीट की, जो कि टेबल को डिलीट कर देता है, किसी एंट्री को डिलीट नहीं करता टेबल में, पूरे टेबल को डिलीट कर देता है अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता हो तो। ठीक हो गया। इसी तरह से डेटाबेस का वर्जन है, उसके लिए एक स्टैटिक इंटीजर बनाया है, डेटाबेस का नाम है profile.db के नाम है, यानी जो डेटाबेस हम यूज करेंगे उसका नाम profile.db होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है। उसके बाद ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो क्या होगा, डेटाबेस का नाम और उसका वर्जन, यानी नाम और वर्जन से वो डेटाबेस जो है वो क्रिएट आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर डेटाबेस आपका ना हुआ तो फिर ये ऑन क्रिएट का जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और आपकी जो एसक्यूएल जो डेटाबेस है, जो आपने बनानी है, यहाँ पे जो टेबल बनाना है, वो उस क्यूरी को कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन क्रिएट का जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर डेटाबेस मौजूद, यहाँ पे टेबल मौजूद नहीं हुआ तो टेबल बन जाएगा, अगर मौजूद हुआ तो टेबल दोबारा से, ये एग्जीक्यूट क्यूरी दोबारा नहीं चलेगी, ठीक है, ये वन टाइम चलती है। लेकिन अगर आप अपना डेटाबेस का वर्जन यहाँ चेंज करते हो तो ये क्यूरी दोबारा चलेगी, यानी वो जाहिर है वर्जन चेंज हुआ है तो क्यूरी दोबारा चलेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका डेटाबेस किसी वजह से ये अपडेट होता है, ठीक है, तो फिर उस ऑन अपग्रेड के अंदर, यानी जब आपका ओल्ड या न्यू जो है नया वर्जन आप करते हो तो ये अपडेट वाला मेथड चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ मेरे पास मेथड्स हैं, ये मेथड्स हम यहाँ पे इधर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेथड्स हमने किस में बनाए हैं, हमने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर बनाए। तो ये वाली जो क्लास है ये यहाँ पे खत्म हो जाती है इस जगह पे, ठीक है, यहां तक, ठीक है। इससे नीचे वाला काम हमने यहाँ पे नहीं करना, तो ये क्लास हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये क्लास क्या कर रही है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद कर रही है टेबल क्रिएशन में, डेटाबेस क्रिएशन में, डेटाबेस के वर्जन मैनेजमेंट में, डेटाबेस को ओपन करने में, डेटाबेस को क्लोज करने में। इसलिए इसको कहा जाता है एसक्यूएललाइट, इसको कहा जाता है जो है ओपन हेल्पर की क्लास है। तो ये हमें बनाना जरूरी है, यानी सबसे पहले हमने क्या बनाया, स्कीमा बनाया, उसके बाद हमने एसक्यूएललाइट ओपन हेल्पर की एक क्लास बनाई, और अब हम इन दोनों चीजों, क्योंकि अब ये बन चुके हैं, अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको यूज हमने कहाँ किया हुआ है, इसको यूज हमने मेन एक्टिविटी में किया हुआ है। मेन एक्टिविटी में हमने जितने भी हमारे पास GUI कंपोनेंट्स थे, सबसे पहले तो उनके ये रेफरेंसेस ले लिए फिर उसके बाद हमने एक रेफरेंस बना लिया है DB हेल्पर का, ठीक है, बिकॉज DB हेल्पर, अब ये जब हम रेफरेंस बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था ना कि जब भी आपने डेटाबेस पे कोई काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, DB हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाना है।
तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद उसका रेफरेंस हमारे पास आ गया। अब इसको यूज करके हम डेटाबेस को क्लोज भी कर सकते हैं, डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, राइट के लिए डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, रीड के लिए। ठीक है, तो डीबी हेल्पर का रेफरेंस आ गया, तमाम रेफरेंसेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आ गए, ये हमारे पास ऑन क्रिएट के अंदर काम हो गया। फिर अब ये जितने भी आपको मेथड्स नजर आ रहे हैं, ऐड अंडरस्कोर बी, सर्च अंडरस्कोर बी, ये किसके लिए हैं? ये तमाम मेथड्स हैं किसके लिए? जो बटन्स हमने बनाए हैं, यानी कि हर बटन के ऊपर इसमें से कोई मेथड कॉल होगा। जैसे कि ऐड के बटन के ऊपर ऐड का मेथड कॉल होगा, सर्च पे सर्च का मेथड कॉल होगा। अब इसके अंदर ये सारा कोड आपको इस आपके सामने है। अब एक एक करके इस कोड को देखते हैं। सबसे पहले है जनाब ऐड का मेथड। ऐड का बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास डीबी हेल्पर का रेफरेंस ऑलरेडी मौजूद है जो ऊपर हमने यहाँ पे बना लिया है। उससे हमने डेटाबेस को राइट के लिए डेटाबेस को ओपन करना है, यानी ये जो गेट राइटेबल डेटाबेस है, दिस इज बेसिकली ओपनिंग द प्रोफाइल डॉट डीबी इनटू राइट मोड, और उसका रेफरेंस जो है वो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस में डीबी के अंदर हमने स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब इस डीबी को यूज करके हम इसमें इंसर्ट की क्यूरी कॉल करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट की क्यूरी कॉल करने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? हमें वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज का हमने सबसे पहले तो एक जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर ये वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, अब जब मैंने नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ईमेल चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, मैरिटल चाहिए। मैंने बताया था कि जो कंटेंट वैल्यूज का की जो क्लास है इसके अंदर की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो ये की है, स्ट्रिंग की है, और ये उसकी वैल्यू है। वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं? जो हमारे पास जो GUI कंपोनेंट्स थे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगी वहां से हम उस टेक्स्ट को गेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम इंसर्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं। अब ये इंसर्ट का मेथड क्या करता है? इंसर्ट का मेथड जो है वो रिटर्न करता है लॉन्ग वैल्यू। अब ये क्या होती है कि वन रिकॉर्ड, यानी कि लेट से अगर आपने रिकॉर्ड एंटर किया है और उसका नंबर 1 है तो दिस विल रिटर्न 1। अगर आपने रिकॉर्ड एंटर किया है तो उसका नंबर जो है वो 2 है तो इट विल रिटर्न 2 एंड सो ऑन। तो इंसर्ट का मेथड कॉल किया। अब इस इंसर्ट में मैंने क्या एंटर किया है? यहाँ पे टेबल का नाम, कि किस टेबल में ये डाटा एंटर करना है, और वैल्यूज, जो वैल्यूज यहाँ पे ये हमने बनाई हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा ये जो वैल्यूज हैं इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। तो अगर रिजल्ट कोड -1 है तो ये कह देगा कि एन एरर अकर्ड, या फिर ये जो है ऑलरेडी ये वाला रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, अब एसक्यूएल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की का मकसद क्या होता है कि जो जिस चीज को हमने, जिस कॉलम को हमने एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया वो कॉलम रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस डेटाबेस में ईमेल जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है, यानी अगर हम इस ईमेल के अगेंस्ट दोबारा से डाटा एंटर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। अगर एरर नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ पे ये एक मेथड जो है वो मैसेज टोस्ट में डिस्प्ले कर देगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो ये तो था मेथड ऐड का। अब अगर हमने सर्च करना है, ठीक है, यानी सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अब सर्च के लिए, राइट के लिए मुझे किस तरह का डेटाबेस का रेफरेंस चाहिए था? राइटेबल। अब मुझे राइटेबल नहीं चाहिए, मुझे रीडेबल चाहिए, बिकॉज मैंने सर्च करना है। तो मैं इसी तरह से डीबी हेल्पर के थ्रू गेट रीडेबल डेटाबेस का मेथड कॉल करता हूं। दिस विल रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द डेटाबेस इन रीडेबल फॉर्म, नॉट इन राइटेबल फॉर्म, और डीबी के अंदर उसका रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। अब मैं डीबी के थ्रू क्यूरी का मेथड कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन क्यूरी के मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें, मैंने बताया था कि कुछ काम करने हैं, तो उसी में से है सबसे पहला काम है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन क्या होती है कि हमें, जो हम डाटा जब सर्च करेंगे तो कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो हमें चाहिए, तो हम उन कॉलम, उनको हम कह देते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वो कॉलम नेम हमने दे दिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सिलेक्शन हमारी क्या होगी, यानी कि हमने जो कॉलम्स जो सिलेक्ट करने हैं, जो सर्च करने हैं, वो
उसकी वो किस बेस पे सर्च करने, तो हम किस पे सर्च करना चाह रहे हैं जी, कॉलम नेम ईमेल, यानी हम ईमेल के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं। ये हमारी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क क्या है, इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी ये सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और वो जो सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि कॉलम ईमेल पे हमने सर्च करना है, दिस इज द सिलेक्शन, क्वेश्चन मार्क रिप्लेस किससे करेगा, ये जो हमारे पास जो ईमेल के अंदर जो टेक्स्ट है जो यूजर एंटर करेगा उसको गेट करेंगे, दैट विल बी द सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और वो सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स रिप्लेस कर लेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इंटरनली, हम नहीं करेंगे, जो एंड्रॉयड है इंटरनली इस काम को करेगा, ठीक है। अब हमने प्रोजेक्शन भी दे दी, हमने सिलेक्शन भी दे दी, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट भी दे दिए, ठीक है। फिर हम सॉर्ट ऑर्डर दे देंगे कि अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड आता है तो उसको कैसे सॉर्ट किया जाए, ठीक है। और हम अब हमारे केस में तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि ईमेल क्योंकि प्राइमरी की है, तो ईमेल तो सिंगल ही होगी, एक ही तरह की रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम नेम के थ्रू सर्च करें, तो नेम तो जो है वो एक बंदे जो है बहुत सारे बंदों के एक जैसे हो सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस में ऐसे रिकॉर्ड टेबल में मौजूद हैं जिसमें एक ही नाम के 5-6 लोग हैं, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन में कर देता हूं प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल और ईमेल की जगह नेम कर देता हूं, यहाँ पे मैं सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट में जो सिलेक्शन जो टेक्स्ट दे दूंगा। अब जब ये सर्च करेगा तो इस केस में जब ये सर्च होगा तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं, तो उसके लिए ये सॉर्ट ऑर्डर है, यानी आपने उसको कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे केस में सिंगल रिकॉर्ड ही आएगा, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था ये जो क्यूरी का मेथड है ये हम यूज करते हैं सर्च के लिए, और दिस रिटर्न्स अ कर्सर। कर्सर में क्या होता है, वो रिजल्ट होता है जो इस सर्च क्यूरी के अगेंस्ट जनरेट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हम क्या बता रहे हैं, हम टेबल नेम बता रहे हैं, हम प्रोजेक्शन बता रहे हैं, कौन से कॉलम्स हमारे पास आने चाहिए, सिलेक्शन बता रहे हैं, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और सॉर्ट ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक। क्यूरी का मेथड कॉल होगा, रिटर्न रिजल्ट होंगे कर्सर की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो कर्सर हमारे पास आया है, ये जो कर्सर आया है इसमें से डाटा हमने रीड करना है। अब डाटा हम कैसे रीड करेंगे, हमारे केस में तो अभी 1 है लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ज्यादा को गेट करने के लिए हमें एक लूप लगाना होगा। यहाँ पे मैं कंटेंट वैल्यूज ले रहा हूं क्योंकि कंटेंट वैल्यूज में हम जो है वो राइट करवाएंगे, रो डाटा जो है वो रो डाटा कंटेंट वैल्यू में आएगा, और ये जो रो डाटा है ये हम रिजल्ट की लिस्ट के अंदर इसको स्टोर करवाते जाएंगे ताकि बाद में हम इसको रेफर कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम कर्सर को जो है वो आगे ट्रेवर्स करते हैं। कर्सर में मैंने आपको कहा था एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट, ठीक। तो वाइल का मेथड कॉल किया और कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। कर्सर बेसिकली जब है आपका सबसे ऊपर -1 पे पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे ही हम मूव टू नेक्स्ट करेंगे तो ये किस पे आ जाएगा, ये रिकॉर्ड नंबर 0 पे आ जाएगा, रिकॉर्ड नंबर 0 पे आ जाएगा, और उसके ऊपर जो रो पड़ी होगी उसका डाटा अब हमने लेना है। तो मूव टू नेक्स्ट किया, अगर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉर्ड मौजूद हुआ तो ये 0th रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हमारे केस में 0th रिकॉर्ड के ऊपर ये जो है वो कर्सर पॉइंट करेगा। अब उस रो से हमने डाटा उठाना है, ठीक है। अब डाटा हम कैसे उठाएंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रॉ डाटा जो कि हमने कंटेंट वैल्यू ली है उसके अंदर हम रखवा रहे हैं, क्या रखवा रहे हैं, ईमेल, और कहां से रखवा रहे हैं, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो 0th लोकेशन पे है, यानी कि आपकी रो जो है वो 0 पे है, और ये जो ये अब आपके सामने नजर आ रहे हैं ना 0 1 2 3, दीज आर द कॉलम्स। तो जो ईमेल है वो 0th कॉलम पे है, नेम 1 कॉलम पे है, एड्रेस 2 कॉलम पे है, मैरिटल स्टेटस 3 कॉलम पे है, ठीक है। अब ये सारा रिकॉर्ड हमने उठाया और इसके बाद हमने लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया। अब हमने ये जो रिकॉर्ड हम लेके आए हैं, ठीक है, इस रिकॉर्ड को हमने किस पे राइट करवाना है, जो हमारे पास वो GUI मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा आपके सामने लॉजिक लगी हुई है, ये किस पर्पस के लिए है, ये ताकि हम लिस्ट के ऊपर से रिकॉर्ड को
GUI के ऊपर शो करवा सके। ठीक है, अब ये छोटा सा कोड है, ये आप खुद देख लेना कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये तो था मेथड पूरा कि हम किस तरह से सर्च करवा सकते हैं किसको, अगर हमने टेबल में से किसी रो को अगर हमने सर्च करना है या मल्टीपल रोज को सर्च करना है। अच्छा, सर्च करने के बाद कुछ केसेस में होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करें, तो उसके लिए ये अपडेट का मेथड है, यानी जब मैं अपडेट का बटन प्रेस करूंगा, अब अपडेट के लिए मुझे डेटाबेस किस फॉर्म में चाहिए, राइटेबल फॉर्म में चाहिए, तो मैं राइटेबल फॉर्म में डेटाबेस को ओपन करूंगा। ठीक है, कंटेंट वैल्यूज में लूंगा, जो वैल्यूज मैंने अपडेट करनी है, ठीक है, वो वैल्यूज मैं यहाँ पे ले लूंगा। अब क्योंकि ईमेल तो अपडेट नहीं कर सकते, ईमेल तो हमने सर्च की है, हम नेम, एड्रेस और मैरिटल को अपडेट लेट से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट, ये डाटा हमने बना लिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बताएंगे कि कौन सी रो, ठीक है, यानी कि ईमेल जो हमने सर्च की थी उसका यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स। सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स में वही उसी तरह से जो ईमेल हमने दी थी वो आ जाएगी। यानी जब हम अपडेट किसी को करेंगे तो हमें ये बताना होगा कि ये जो अपडेट हमने करनी है ये किस रो को अपडेट करना है। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें रो का सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए और हमें वो डाटा चाहिए जो हमने अपडेट करना है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है, और अपडेट का मेथड कॉल कर देंगे। अपडेट का मेथड क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड। ठीक है, अगर 0 रोज इफेक्टेड हैं दैट मींस के कोई अपडेशन नहीं हुई, अगर 0 से ज्यादा है दैट मींस के देयर इज सम अपडेशन। ठीक है, तो हम उसी तरह से अपडेट का मेथड कॉल किया, टेबल नेम बताया, वैल्यूज बताई, सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और ये मेथड कॉल हो गया। मेथड कॉल होने के बाद अगर वो जो हमारे पास ईमेल है उसके अगेंस्ट कोई वहां पे टेबल रो पड़ी हुई है, वो रो इस डाटा से अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला जो है, जो लास्ट वाला है, दैट इज डिलीट। अगर मैं चाहता हूं कि टेबल में से कोई स्पेसिफिक रो डिलीट हो जाए तो उसमें भी सिंपल है। अब डिलीट के लिए भी हम राइटेबल डेटाबेस ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटेबल डेटाबेस लेने के बाद हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बताएंगे, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट बताएंगे और इसमें हमें कोई चीज जरूरत नहीं है और डिलीट का मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है, टेबल नेम बताएंगे, सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट बताएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये जो डाटा अगर एग्जिस्ट करता हुआ, रो एग्जिस्ट करती हुई इस ईमेल के अगेंस्ट, तो फिर वो रो वहां से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और फिर एंड पे जब हमारी एप्लीकेशन क्लोज होगी, ऑन डिस्ट्रॉय के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डीबी हेल्पर को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये डीबी हेल्पर रीड के लिए भी ओपन थी, राइटेबल के लिए भी ओपन थी, तो अब ये यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो जितने भी इसके रेफरेंसेस हैं ओपन जो थे रीड के लिए, राइट के लिए, वो तमाम यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो ये काम करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो ये तो था कोड एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से ये जो एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई है छोटी सी प्रोफाइल की, किस तरह से ये वर्क करती है।